राम राम मित्रों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेस, जहां होती है नंबर वन पढ़ाई। और हम पढ़ रहे हैं आज पॉलिटी। पॉलिटी हम पहले से पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम वो पढ़ेंगे जो हमने कल जहां पे छोड़ा था उससे आगे वाला पार्ट। तो हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था पॉलिटी में सेंट्रल स्टेट रिलेशन। अच्छा जी। और सेंट्रल स्टेट रिलेशन में हम 3 पॉइंट पहले ही पढ़ चुके थे। कौन से पॉइंट पढ़ चुके थे हम पढ़ चुके थे भैया कि कब जो है सेंटर को मिल जाएगी पावर कि वो स्टेट के सब्जेक्ट पे, स्टेट के फील्ड पे कानून बना सके। तो उनमें हम पढ़ चुके थे कि जब राज्यसभा रेजोल्यूशन इस बारे में पास करे तो बना सकती है वो, और नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बना सकती है। और उसके अलावा जब स्टेट खुद चल चल के सेंटर से रिक्वेस्ट करे कि भाई हमारे लिए कानून बना दो, तब भी वो बना सकती है। या फिर किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी सेंटर कानून बना सकती है, और प्रेसिडेंट रूल के दौरान भी कानून बना सकती है। अब हम देखते हैं कि भाई सेंटर का कंट्रोल क्या होता है स्टेट के लेजिस्लेशन के ऊपर। मतलब क्या, मतलब ये कि यहाँ पे तो ऊपर जो हमने पढ़ा था कि भाई कानून ही सीधा पार्लियामेंट बना सकती है ना। यानी स्टेट गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है, उस पर सीधा पार्लियामेंट कानून बना सकती है, ऊपर वाली कंडीशन हो तब। लेकिन एक ऐसा भी पावर पार्लियामेंट को मिला हुआ मित्रों, जहां पे कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, ऊपर वाली कोई कंडीशन नहीं है, उसके बावजूद भी पार्लियामेंट स्टेट के कानूनों पे अपना कंट्रोल रख सकती है। कुछ ऐसी कंडीशन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। कौन कौन सी वो कंडीशन है वही हम पढ़ने वाले हैं। चलो पढ़ते हैं। Besides the parliament's power to legislate directly on the state subject under the exceptional situation, the constitution empowers the center to exercise control over the state legislative matters in the following ways। यानी कि भाई जो एक्सेप्शनल मैटर हमने ऊपर पढ़े उनके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेंटर को कुछ पावर देता है। क्या पावर देता है कि भाई जो गवर्नर है, स्टेट का जो गवर्नर है, अब कोई भी राज्य होगा, हर राज्य में एक गवर्नर होता है, और गवर्नर को अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट हर काम प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों की सलाह पे करता है। तो लेने की बात यह है कि गवर्नर जो है स्टेट का, वो सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है ना। अच्छा, तो द गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन टाइप ऑफ बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट एंजॉय एब्सोल्यूट वीटो ऑन देम। देखो क्या होगा सिस्टम, स्टेट हो फिर या फिर सेंटर हो, दोनों में कोई भी कानून पास कराने का सिस्टम सेम होता है। क्या होता है? हाउस होंगे एक तो, है ना, मतलब विधान सभाएं होती है। स्टेट में तो होती है विधान सभा, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। और ये तो हो गई स्टेट की बात। किसकी? स्टेट की बात। और सेंटर की बात अगर करूं मैं, तो सेंटर में क्या होती है? सेंटर में होती है क्या? पार्लियामेंट। नाम अलग अलग है लेकिन काम एक जैसे ही है। और पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, एक तो होती है राज्यसभा और एक होती है लोकसभा। स्टेट में, कई स्टेटों में तो सिर्फ एक हाउस ही होता है जिसको हम विधानसभा बोलते हैं, और कई स्टेट में दो भी हाउस होते हैं। एक विधानसभा होता है, लेजिस्लेटिव एमएलए काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक होती है विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। कई स्टेट में है दो हाउस भी, लेकिन भारत के बहुत कम स्टेट में दो हाउस है, तो नॉर्मली एक ही हाउस होता है, ठीक है। तो देखो कानून पास करने का सिस्टम सेंटर में तो ये है कि किसी भी एक हाउस में बिल लाया जाएगा, किसी भी एक में लाया जाएगा, फिर उससे पास होने के बाद दूसरे के पास जाएगा, दूसरा भी उसको पास करेगा, तो फिर वो जाएगा दादाजी के पास में, यानी प्रेसिडेंट के पास में। और फिर दादाजी के पास जाएगा वो बिल, और फिर दादाजी जब उस पर साइन कर देंगे, प्रेसिडेंट साहब साइन कर देंगे, तो फिर वो एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, और वो पूरे देश पे लागू हो जाएगा। स्टेट में भी सेम सेम सिस्टम है एकदम। स्टेट में भी कोई बिल लाया जाएगा तो वो लाया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में। हम मान लेते हैं कि अभी एक ही असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बहुत कम, विधान परिषद बहुत कम स्टेट में है। अधिकतर स्टेट में सिर्फ एक असेंबली होती है। जैसे राजस्थान का मैं हूँ, तो राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है राजस्थान की, और दूसरा जो हाउस है वो नहीं है। तो इससे बिल पास होगा, सीधा पास होगा। फिर यहाँ पे जो दादाजी है, यहाँ पे दादाजी है, उनका नाम है गवर्नर। स्टेट में जो दादाजी बैठते हैं उनका नाम है गवर्नर, है ना। ये बिल फिर इन गवर्नर साहब के पास जाएगा, ये जब इस पे साइन कर देंगे तो फिर ये बन जाएगा कानून, लॉ बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, और फिर ये कानून पूरे पूरे स्टेट पे लागू होगा, है ना। पार्लियामेंट जो एक्ट बनाएगी वो पूरे पूरे भारत पे लागू होगा। स्टेट जो कानून बनाएगी वो सिर्फ उसी स्टेट पे लागू होगा जिस स्टेट की सरकार ने ये कानून बनाया है। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे पेज क्या है कि जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज हो, जो हमने ऊपर पढ़े थे कल की क्लास में, तब तो पार्लियामेंट सीधा कानून बना सकती है ना। सीधा कानून बना सकती है। ये कानून जो यहाँ पे बना, ये सीधा पार्लियामेंट बना देगी, है ना, जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो।
स्टेट गवर्नमेंट को, विधानसभा को ये वो ही नहीं मिलेगा, अवसर ही नहीं मिलेगा कानून बनाने का, सीधा पार्लियामेंट बना लेगी। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं हम, वो इस केस की बात कर रहे हैं जबकि विधानसभा ने खुद ने कानून बना के गवर्नर को भेजा है। तो यहाँ पे भी पार्लियामेंट को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर दी हुई है क्या, कि गवर्नर जो है ना, गवर्नर गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर को साहब प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं, हाँ। तो गवर्नर को प्रेसिडेंट साहब ने अपॉइंट किया, तो उन्होंने बोला कि भाई देख गवर्नर सुन, अगर तुम्हारी स्टेट, जिस स्टेट में मैं तेरे को भेज रहा हूँ, उस स्टेट के जो सरकार है, उस स्टेट के जो मंत्री है और जो मुख्यमंत्री है, अगर वो कोई ऐसा वैसा कानून पास करे, है ना, ऐसा वैसा कानून पास करे, कैसा कैसा करे वो भी देखेंगे। तो कोई ऐसा वैसा कानून पास करे जो तेरे को ठीक नहीं लगे, है ना, तेरे को ठीक नहीं लगे भाई, इस पे तो मुझे साइन नहीं करने चाहिए, तो तू एक काम करना, या तो तू उसको अपने पास रोक लेना, है ना, अपने पास रोक के रख लेना, अपनी जेब में डाल के रख लेना, और उस पर साइन मत करना। तू जब तक साइन नहीं करेगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा, और जब तक वो कानून नहीं बनेगा तब तक वो स्टेट पे लागू नहीं होगा, है ना। तो या तो तू उस पर साइन मत करना, उसको अपने पास रोक लेना, और अगर तू अपने पास नहीं रोक सके, तेरे बहुत परेशानी कर दे, तेरे को रोज रोज आके वो बोले कि भाई साइन क्यों नहीं किया, साइन क्यों नहीं किया, तो तू एक काम करना, वो कानून जो है ना, जो तेरे पास आया है, वो तू मेरे पास भेज देना, यहाँ पे बाईपास मेरे पास इधर कर देना। यानी साइन करके उसको कानून नहीं बनाया गवर्नर ने, बल्कि उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, ठीक है। अब अगर प्रेसिडेंट के पास कोई कानून भेज दिया गवर्नर ने स्टेट का, तो फिर भाई प्रेसिडेंट पे कोई बाउंडेशन नहीं है। प्रेसिडेंट उसको, उस पर साइन करे, उसके हाँ बोले नहीं बोले, कुछ करे कुछ नहीं करे, अपने पास रख के रखे, प्रेसिडेंट को कोई कुछ नहीं बोल सकता, प्रेसिडेंट तोप है फिर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो कानून स्टेट के असेंबली ने पास किया था, स्टेट में जो जीत के आए थे लोग, जो एमएलए जीत के आए थे, जो मुख्यमंत्री जीत के आया था, वो कोई कानून बनाना चाहता था, लेकिन अब वो बना नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नर के पास ये पावर है कि वो उस कानून को प्रेसिडेंट की सहमति के लिए भेज सकता है, प्रेसिडेंट की अनुमति के लिए भेज सकता है, और एक बार प्रेसिडेंट के पास चला गया तो फिर स्टेट वालों के हाथ से मामला गया। फिर प्रेसिडेंट उसको चाहे उस पर हाँ बोले चाहे ना बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे जब हम वो पढ़ेंगे, जब हम स्टेट की पॉलिटी पढ़ेंगे और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम डिटेल में ये देखेंगे कि कानून पास होने का प्रोसेस क्या होता है। और ये वाली चीज़ फिर से आएगी जो मैं भेज रहा हूँ ना, कि यहाँ पे प्रेसिडेंट को वो अपना कानून भेज देता है, खुद साइन नहीं करता, कि प्रेसिडेंट साहब ये देखो ये कानून कुछ बनाया इन्होंने, मेरे को ठीक ठीक नहीं लग रहा है ये, तो आप देखो इस पे, तो प्रेसिडेंट उसको रोक के रखता है। ये हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होती है। बिल जब वापस इस ये रोक के रखेगा और फिर प्रेसिडेंट के पास भेजेगा, प्रेसिडेंट फिर से इनके पास भेजेगा, इन असेंबली वालों के पास फिर से भेजेगा इधर से, कि भाई ये तुमने क्या बनाया, फिर से देखो इसको, ठीक से देखो, ढंग का कानून बनाओ। फिर ये फिर से कानून बनाएंगे, ये फिर से इस गवर्नर के पास भेजेंगे, गवर्नर फिर से उसको प्रेसिडेंट के पास भेजेगा। इस तरीके से सिस्टम चलेगा, ये सिस्टम चलेगा आगे बहुत ज़्यादा। तो हम आगे देखेंगे जब हम वो पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये समझ लो कि भाई ये प्रेसिडेंट को भी भेज सकता है गवर्नर कानून को, है ना। और प्रेसिडेंट के पास गया तो फिर गई भैंस पानी में, फिर गई भैंस पानी में, फिर भाई स्टेट वालों का कानून बने भी ना बने। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को हमने शक्ति तो दे दी कानून बनाने की, लेकिन गवर्नर को भी ये शक्ति दे दी। तो यहाँ पे इस शक्ति की वजह से पार्लियामेंट जो है स्टेट पे, स्टेट के लेजिस्लेशन पे, यानी कि स्टेट के कानूनों पे कंट्रोल रखती है। अच्छा, ये बात यहाँ पे बोली गई, ठीक है। प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, और द प्रेसिडेंट एंजॉय एब्सोल्यूट वीटो ओवर देम। तो वीटो का मतलब ये होता है कि कोई कानून साइन करने के लिए प्रेसिडेंट को भेजा जाए, यानी कि राष्ट्रपति को भेजा जाए या फिर गवर्नर को भेजा जाए, तो वो उस पर अगर साइन नहीं करना चाहते तो उसको रोक के रख लेते कि भाई मैं तो नहीं कर रहा साइन, और उस साइन नहीं करने को ही वीटो बोलते हैं लोग, है ना। वीटो, वीटो उसका एक प्यार से नाम दे दिया गया है। अच्छा, सेकेंड नंबर का हम देखते हैं। बिल्स ऑन सर्टेन मैटर्स enumerated in the state list can be introduced in the state legislature only with the previous sanctions of the president। कुछ ऐसे मैटर है, कुछ ऐसे मामले हैं जिन पे अगर राज्य सरकार कानून बनाना चाहे तो वो मामले थोड़े सेंसिटिव है, थोड़े संवेदनशील है। तो उनमें क्या लिखा गया है, उनके लिए क्या बताया गया है कि उन पे अगर सरकार, राज्य सरकार कानून बनाना चाहती है तो बना सकती है। सेंसिटिव मुद्दे हैं, लेकिन सरकार कानून बनाना चाहे तो बिल्कुल बना लो, लेकिन बनाने से पहले उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। पहले अनुमति लेनी पड़ेगी किसकी? प्रेसिडेंट की, यानी राष्ट्रपति की। और जब राष्ट्रपति हाँ बोलेगा उनको देख के, अच्छा इस मुद्दे पे कानून बना रहे हो, अच्छा अच्छा, कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रहे हो ना, है गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो ना कुछ, नहीं, अच्छा ठीक है, मेरे को तो सब ठीक ही लग रहा है, ठीक है बना लो। अगर प्रेसिडेंट ऐसा बोलेगा तभी वो फिर हाउस में उस बिल को ला सकते हैं। हाउस देखा ना मैंने, यहाँ पे ये हाउस है विधानसभा, तभी वो बिल इस हाउस में लाया जा सकता है, और तभी फिर उसको पास कराने की प्रक्रिया की जा सकती है। पहले लाने से पहले ही उसको इसके पास भेजना पड़ेगा, प्रेसिडेंट के पास। ये हाँ बोलेगा तभी ये सारा काम चालू होगा, ये मना कर देगा तो वो काम ही चालू नहीं होगा, वो कानून बनना ही स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जैसे कि कोई ऐसा बिल हो जो कि इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स पे वो लगा रहा हो, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हो। यानी कि ट्रेड और कॉमर्स, इंटर स्टेट तो सेंटर के हिस्से में गया हुआ है। देखो, ट्रेड और कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार और वाणिज्य, यानी धंधा करना। जो बिजनेसमैन है ना, कोचिंग वाले हैं हमारे जैसे, और जो बेचने वाले कई चीज़ें बेचते हैं, वो धंधा जो करते हैं, ट्रेड एंड
कॉमर्स जो करते हैं उस स्टेट में, तो उस स्टेट में जो उस स्टेट के अंदर अंदर जो ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, T&C होगा उस स्टेट के अंदर अंदर। जैसे ये मान लो एक स्टेट है, इस स्टेट का नाम है क्या, इस स्टेट का नाम है बिहार। तो बिहार के अंदर अंदर जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, धंधा होगा, उस पर कंट्रोल कौन करेगा, वहां की स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों करेगी, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में आता है, किस में आता है, राज्य सूची में। तो वहां के ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, व्यापार और वाणिज्य के लिए जो भी कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून बनाना चाहे जहां पे वो इस व्यापार और वाणिज्य पे कहीं पे रोक लगाना चाहे कि इस एरिया में तो ये काम नहीं कर सकते तुम, रोक लगाना चाहे, तो फिर ऐसा कोई बिल हो जो किसी काम को करने पे रोक लगाना चाहे, व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड और कॉमर्स पे रोक लगाना चाहे, तो फिर भाई प्रेसिडेंट को भेजना पड़ेगा। आप लोग ये क्यों बनाया गया सिस्टम, क्योंकि भाई वहां पे स्टेट गवर्नमेंट लोगों को व्यापार करने से रोक रही है, और व्यापार करना जीवन जीने के लिए आवश्यक है, कोई भी कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट रोक रही है तो फिर प्रेसिडेंट अपने पास मंगाएगा और फिर वो देखेगा कि क्या स्टेट गवर्नमेंट सही कारणों से रोक रही है या फिर मनमर्जी कर रही है। यानी मान लो ऐसा भी हो सकता है ना कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई अपोजिशन पार्टी है और उस अपोजिशन पार्टी का कोई मेंबर कोई काम करता है, कोई व्यापार करता है, अब उसको घाटा दिलाने के लिए ताकि वो आगे चुनाव नहीं लड़ सके, क्योंकि उसका व्यापार ही बंद हो जाएगा, उसके पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो उसका घाटा कराने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कानून लाके और उस व्यापार को बंद कर रही है जो वही करता है, अधिकतर वही करता है। तो फिर ऐसा अगर कानून आप लाओगे मनमर्जी से, तो प्रेसिडेंट देखेगा और प्रेसिडेंट को पता चल जाएगा ये तो गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो मना कर देगा, भाई इस कानून को आप पास नहीं कर सकते, नो नो नो। लेकिन दूसरा चीज क्या हो सकती है कि मान लो स्टेट गवर्नमेंट सही में सच में अच्छे काम के लिए ही व्यापार बंद करना चाहती है। जैसे कोरोना के टाइम पे बहुत सारी स्टेट्स ने बोला कि भाई हम इधर से उधर सामान वामान ले जाने नहीं देंगे, लोगों को बेचने नहीं देंगे, दुकानें नहीं खोल सकते, तो वो व्यापार पे रोक लगाई। तो ऐसा बिल पास किया होगा स्टेट गवर्नमेंट ने, ऐसा कानून पास किया होगा, तो उनको प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ा होगा। फिर प्रेसिडेंट ने देखा होगा कि हाँ भाई सही है, कोरोना में वायरस फैल रहा है, अगर व्यापार करेंगे, लोग इधर उधर घूमेंगे, मॉल खुले रहेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। तो फिर इसने हाँ बोल दी होगी कि हाँ ठीक है लगा दो रोक, तो इन्होंने रोक लगा दी। तो जहां पे भी व्यापार वाणिज्य पे इन चीजों पे रोक लगाई जाएगी, तो ऐसे बिल जो होंगे वो हालांकि है तो स्टेट का पावर कि व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड और कॉमर्स जो स्टेट में हो रहा है उसको स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, उसको पावर मिला हुआ है संविधान से। लेकिन उस पर रोक लगाना चाहेगी तो पहले पूछेगी प्रेसिडेंट से कि क्या हम ये कानून पास करा लें, क्या हम ये कानून बना लें। प्रेसिडेंट हाँ बोलेगा तभी उसको पास कर सकते हैं, अदरवाइज पास नहीं कर सकते। अच्छा, तीसरे नंबर का देखते हैं, पानी पी के, प्यास बहुत लगती है मेरे को। हम्म द सेंटर can direct the states to reserve money bills and other financial bills passed by the state legislature for the president's consideration during financial emergency। अच्छा, देखो इमरजेंसी जो होती है ना, इमरजेंसी जब पढ़ेंगे, जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा समझ लो, ज़्यादा मत समझो, क्योंकि हर चीज़ जो है आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब थोड़ा बहुत तो उसका कहीं रेफरेंस आ जाता है, तो थोड़ा सा एक बार ध्यान दे लो कि हाँ ऐसी भी कोई चीज़ है जो आगे आएगी, ताकि जब वो आए तब भी तुम ऐसे घबराओ ना कि भाई क्या आ गया ये। तो इमरजेंसी जो होती है भारत में दो टाइप की होती है। क्या होती है, एक तो नेशनल इमरजेंसी होती है, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ चुके। एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना। नेशनल इमरजेंसी तो तब लगाते हैं, तीन ही कंडीशन में लगा सकते हैं, जब या तो वॉर हो, किसी देश के साथ हमारा युद्ध हो, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या फिर अंदर आर्म्ड रिवेलियन हो, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगाई जा सकती है, जब देश में भैया कड़की चल रही हो। क्या कड़की चल रही हो, यानी किसी के साथ युद्ध नहीं हो रहा, युद्ध भी हो सकता है हो, लेकिन जब कड़की चल रही हो, कड़की का मतलब पैसा ही नहीं है भाई साहब, सरकार के पास पैसा खत्म हो गया, पैसे की समस्या चल रही है, तंगी चल रही है, तो उस टाइम पे सरकार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकती है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। नेशनल इमरजेंसी जो है हमारे देश में एक बार लग चुकी है ऑलरेडी, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में अभी तक एक बार भी नहीं लगी, 0 बार। तो कभी भी क्वेश्चन कहीं पे भी आए किसी भी एग्जाम में आए कि भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लग चुकी है, तो आंख बंद करके जो 0 हो, है ना, उसको ही चूज करके आना, और अगर 0 नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में तो इनमें से कोई नहीं को चूज करना है। अच्छा, तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, भारत सरकार का मतलब ये है कि तब लगाएगी जब पैसा नहीं हो। तो जब पैसा नहीं होगा तो भारत सरकार फिर स्टेट्स को कंट्रोल कर सकती है कि वो अपना पैसा कहाँ कहाँ खर्चा करेंगे। जैसे हमारे पास पैसा नहीं होता, ऐसे तो हम चाहे कहीं पे जाके पैसा उड़ाएं, फिल्में देख रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, समझ रहे हो तुम। तो भाई ये काम तब कर सकते हैं जब जेब में पैसा हो, लेकिन जेब में पैसा थोड़ा सा ही है और काम करने बहुत सारे, तो फिर हमको सोच सोच के खर्च करना पड़ता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होगा उसी पे खर्च करेंगे। तो उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट सभी स्टेट पे कंट्रोल रखती है कि आप जो खर्चा करोगे पहले हम देखेंगे भाई साहब, हमारे हिसाब से करोगे खर्चा, है ना। जो भी तुम
खर्चा करने वाले हो उसको हमारे हिसाब से करना पड़ेगा। अब स्टेट गवर्नमेंट जो खर्चा करती है उसका पता कहाँ से चलता है? जब ये फाइनेंस बिल लेके आती है स्टेट गवर्नमेंट। फाइनेंस बिल को कुछ नहीं बोलते, बजट बोलते हैं। हिंदी में आपने ये सुना होगा बजट, बजट बहुत बार सुना होगा, तो उसको फाइनेंस बिल को ही बजट बोलते हैं। तो बजट में सरकार ये डिसाइड करती है कि वो कहाँ कहाँ कितना खर्चा करने वाले हैं और कहाँ कहाँ से कितनी कमाई सरकार के पास में आने वाली है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी, कितनी कमाई करेगी, उसको पहले सेंटर वाले देखेंगे कि भाई इमरजेंसी लग रही है देश में, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो पहले हमको दिखाओ तुम ठीक ठीक, तुम फालतू खर्चा तो नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि पैसे की वैसे तड़की चल रही है, कड़की। और फिर वो इनको पास करने के लिए बोलेंगे। तो ये पावर किसके पास आ जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कब आ जाएगा? इमरजेंसी के टाइम पे। वही लिखा हुआ है, द सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट्स टू रिजर्व मनी बिल एंड अदर फाइनेंशियल बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। यानी पास कर दिया बिल जो स्टेट ने, मनी बिल या फिर कोई भी और अदर बिल, उसको फिर प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ेगा और फिर प्रेसिडेंट हाँ बोलेगा तभी वो कानून बनेगा, तभी वो लागू होगा, अदरवाइज वो लागू ही नहीं होगा उस स्टेट में। अच्छा जी, ये भी सिस्टम है। हाँ, तो ये तीन तरीके से, और एडिशनल ये तीन तरीके हैं जहाँ पे स्टेट जो है वो जहाँ पे केंद्र जो है, सेंटर जो है वो स्टेट के कानूनों को कंट्रोल कर सकती है। अच्छा, फ्रॉम द अबोव इट इज क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज असाइंड अ पोजीशन ऑफ सुपेरियोरिटी टू द सेंटर इन द लेजिस्लेटिव स्फीयर। इन दिस कंटेक्स्ट द सरकारिया कमीशन ऑन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ बोल रहा है कि भाई साहब ये सीधी सीधी बात है कि सेंटर जो है वो स्टेट के ऊपर है भाई, स्टेट से ज़्यादा पावर सेंटर को दी हुई है। ये तो आंख बंद करके मैंने पहले ही बोल दिया था। अभी हम जो चीज़ें देखते जा रहे हैं धीरे धीरे आगे और कि भाई स्टेट के कानूनों को भी सेंटर कंट्रोल कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी सेंट्रल कंट्रोल कर सकती है, स्टेट में प्रेसिडेंट रूल भी सेंटर लगा सकती है, इमरजेंसी के टाइम पे भी सेंटर बहुत पावरफुल हो जाती है। तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा है। ये बात हमें समझ में आती जा रही है, एकदम खोपड़े में बैठती जा रही है। और इसी बात को सरकारिया कमीशन एक बना था। बहुत सारे कमीशन जो होते हैं, कमीशन का कुछ नहीं होता, एक दो तीन जो लोग थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, ठाले घूम रहे होते हैं इधर के उधर, उनको उठा के सरकार बोलती है कि चलो यार तुम ये चीज़ देख के बताओ हमको कि ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, इसमें क्या सिस्टम चल रहा है। तो उसके लिए कमीशन बना देती है, कोई भी चीज़ के लिए बना देती है कि तुम देखो रहे इसमें, पढ़ाई करो इसकी, देखो जांच करो, चेक करो, फिर हमको रिपोर्ट दो। तो सरकारी कमीशन बना था, किस पे बना था वो? सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे, कि भाई हमारे राज्यों के साथ केंद्र सरकार के कैसे संबंध चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, नहीं चल रहे, क्या सुधार कर सकते हैं, क्या बढ़िया बढ़िया काम हम कर सकते हैं, उसके लिए तुम देख के बताओ हमको। सरकारी कमीशन को बोला, तो उसने बोला, क्या बोला कि द रूल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी इज ए टेक्निक टू अवॉइड एब्सर्डिटी, रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड इंश्योर हार्मोनी बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट लॉ। तो भाई सरकार या कमीशन, जैसे मैंने बताया, कमीशन जो होता है वो सरकार बनाती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी किसी को उठा के लाए हैं और बोले कि तू चले यार, तेरे को कमीशन का मैं हेड बना देता हूँ, तो इसको चेक कर कि सेंटर के स्टेट के रिलेशन कैसे हैं। तो एक बात बताओ, जिसने जिस आदमी को लेके ही सेंट्रल गवर्नमेंट वाले आए हैं, जो ऐसे घूम रहा था किधर, टाइम पास कर रहा था, उस आदमी को एक कमीशन बनाया गया और उसका चेयरमैन बना दिया। उसको क्या बना दिया? चेयरमैन, कि भाई तुम आज से कमीशन के चेयरमैन। तो थोड़ी सी उसकी इज्जत हो गई ना, मौज हो गई उसकी। और ये मौज किसने कराई? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो क्या ये आदमी फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बुराई करेगा क्या अपनी रिपोर्ट में? बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये क्या बोल रहा है कि साहब जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी हुई है ना, उस वो बढ़िया है, वो होनी चाहिए, वो सही है, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये जो है ये कंट्रोल में रखती है स्टेट्स को। और भारत में जो है ना, ये जो बढ़िया बढ़िया शब्द उसने काम में लिखा, एब्सर्डिटी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, लड़ाई नहीं होती स्टेट के सेंटर के बीच में, और उनके बीच में एकदम हार्मोनी, यानी कि भाईचारा बना हुआ रहता है। मतलब इसकी बात यही है कि आप हो, मैं हूं, दो दो लोग बैठे हैं, मेरे पास में बंदूक है और इधर एकदम तलवार डली हुई है। बंदूक है एक तो हाथ में, एक तलवार है। तो मेरी बंदूक और तलवार देख के तुम मेरे साथ भाईचारे से रहोगे। तुमको पता है बदमाशी की है तो कुछ ना कुछ निकाल के मैं तुम्हारा किधर ना किधर कर दूंगा। तो मतलब डर से बनी हुई शांति, तुम मेरे से डर रहे हो इसलिए तुम मेरे साथ भाईचारे में हो। तो ये चीज अच्छी है या नहीं वो तुम सोचो। सरकारी कमीशन ने बोला अच्छी है ना? हाँ। If this principle of union supremacy is excluded, it is not difficult to imagine its deleterious result. There will be every possibility of our two-tier political system being stifled by the interference, strife, legal chaos, and confusion caused by host of conflicting laws, much to the bewilderment of the common citizen. तो सरकारी कमीशन ये बोल रहा है कि साहब सेंटर को जो हमने पावर दी हुई है वो अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो बांधे रखती है सारे के सारे। सेंटर वो धागा है जो सारे स्टेट को बांध के रखता है ना? तो ये बात सही भी है। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था कि मेरे पास एक बंदूक है, एक तलवार है, उसको देख के तुम मेरे साथ एकदम प्रेम से रहते हो, अदरवाइज तो तुम मेरे से बोलना ही पसंद नहीं करो। लेकिन अगर तुम आदमी ऐसे हो भाई साहब, अगर तुम आदमी ऐसे हो जो किसी के साथ ढंग से नहीं बोलता, किसी के साथ प्रेम से नहीं रहता, और अगर तुमको ऐसे दिख जाए कोई जिसके पास तलवार बंदूक नहीं हो, तो तुम उसको खुद परेशान करने लग जाते हो। तो फिर तुम जैसे आदमियों को तो सेंटर में रखने के, तुम जैसे आदमियों का दिमाग सेंटर में रखने के लिए
असला हथियार रखने पड़ेंगे, पावर रखनी पड़ेगी अपने पास। तो स्टेट भी कुछ ऐसी है जो चाहती ही नहीं भाई साहब कि हम भारत के साथ जुड़ के रहें। ऐसा भी कई स्टेट है, भारत में ऐसी भी कई राज्य है जो भारत से अलग होना चाहते हैं, भारत को तोड़ना चाहते हैं। तो ऐसी स्टेटों को, उदंड स्टेटों को कंट्रोल रखने के लिए सेंटर के पास ये पावर होना आवश्यक है, क्योंकि अगर सेंटर के पास पावर नहीं होगी तो फिर उनको कंट्रोल कैसे करेगी। तो ये जो पावर है, ये जो पावर हमने पढ़ी कि स्टेट के बिल को सेंटर के पास भेजा जा सकता है, हर बार नहीं भेजा जाता, लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसे काम करने लग जाए जो एंटी इंडिया टाइप के काम हो जाए, तब ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर निकालती, तब अपना असला निकालती है और उसको बोलती है चुपचाप बैठा रहा है, देख रहा है क्या है, हाँ। तब उसको कंट्रोल करने के लिए चीजें काम में लेती है। अच्छा, और सरकारी कमीशन ने बोला कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि उस कमीशन को इसीलिए बिठाया गया था कि भाई देखो सेंटर और स्टेट के रिलेशन कैसे हैं, संबंध कैसे हैं केंद्र के राज्य के। तो उसने बोला बहुत मधुर संबंध है, और जो केंद्र सरकार को जो पावर दिए, वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया पावर है और वो देनी भी चाहिए क्योंकि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही नियुक्त किया था, तो उनकी उसने तारीफ करके और अपनी जो है हाजिरी पका ली। अच्छा, integrated legislative policy and uniformity on the basic issues of common union state concern will be stymied. The federal principle of unity in diversity will be very much a casualty. This rule of federal supremacy therefore is indispensable for the successful functioning of the federal system. तो सरकारी कमीशन लास्ट में बोल दिया कि भाई ये जो हमने यूनियन गवर्नमेंट को, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, तीनों एक ही चीज़ के नाम होते हैं, ये जो पावर दी हुई है ये ज़रूरी है, इसी से इंडिया एक जुड़ा हुआ है, सब में भाईचारा है। अगर ये पावर हम नहीं देंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा मामला, तो इसलिए पावर बहुत बढ़िया है, इसको चालू रखो, ऐसा बोला किसने? सरकारी कमीशन ने। अच्छा, तो हमने जो ऊपर पढ़े मित्रों, वो थे सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव रिलेशन, यानी कि कानून बनाने से संबंधित रिलेशन, कानून बनाने से। हम जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक आपने हमने जो साथ में मिलकर पढ़ा, वो सारे के सारे थे legislative relations of center and state। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स। इन दोनों में फर्क क्या है? तो देखो, लेजिस्लेटिव जो पावर होती है उसमें तो पावर क्या होती है? पावर होती है कानून बनाने की। ठीक है, बनाने की, लो बनाना, बनाना खाने वाला बनाना नहीं, बल्कि बनाने वाला बनाना। और जो एग्जीक्यूटिव होती है पावर, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, उसमें होती है कि इस कानून को लागू करवाना, पूरे देश में लागू करवाना। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है उसमें सारे के सारे ऑफिस आ गए, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सचिव, ये वो सब कुछ। तो उनको कंट्रोल कौन करेगा? उन सिस्टम को कंट्रोल कौन करेगा जो ये सारे कानून लागू करवाएंगे? जैसे कोई भी कानून है भाई साहब कि कोई किसी को कूट दे तो उसको गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। पुलिस तो पुलिस गिरफ्तार कैसे करती है? क्योंकि उसके ऊपर कोई ना कोई कानून बना हुआ है जो इसमें लिखा हुआ है कि कोई किसी को कूटेगा तो उसको गिरफ्तार करो और उसको जज के सामने लेके जाओ। तो उसको लागू कौन करवा रहा है? पुलिस करवा रही है। पुलिस किसका पार्ट है? पुलिस एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, क्योंकि पुलिस में पुलिस के अफसर हो गए, पुलिस के अधिकारी हो गए, वो सारे हो गए, तो वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो कानून तो भैया लेजिस्लेचर बना देता है, लेकिन लागू कौन करवाता है? एग्जीक्यूटिव करवाता है। तो अब ये बोल रहे हैं कि साहब जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो कैसे बटेगी सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में, उसी पे हम बात करने वाले हैं कि ये कैसे बांटी हुई है और इनका कैसा रिलेशन, कैसा संबंध चल रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो इसने बोला कि आर्टिकल 256 टू 263, यानी आर्टिकल 256 से लेके आर्टिकल 263 तक, इन पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। इन एडिशन देर आर वेरियस अदर आर्टिकल पर्टेनिंग टू द सेम मैटर। तो मेनली ये आर्टिकल जो है ये सेंटर और स्टेट के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से डील करते हैं, यानी उनके बारे में हमें बताते हैं। अच्छा, तो पहला पॉइंट जो दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। तो मैंने जो एग्जीक्यूटिव पावर अभी आपको बताई थी कि कानून को लागू करवाने की पावर, उस पावर का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बंटवारा कैसे हुआ है, उस बंटवारे के बारे में ये सारे पैराग्राफ में बताया गया है जो हम पढ़ेंगे और समझेंगे। अच्छा, लाइन बाय लाइन लक्ष्मीकांत कवर हो रही है तो इसलिए हम लाइन बाय लाइन ही चल रहे हैं। अच्छा जी, The executive power has been divided between the center and the states on the lines of the distribution of legislative powers, except in few cases. तो ऐसे बोला है कि भाई साहब जिस तरीके से हम ऊपर पढ़ के आए हैं ना,
कि जो कानून बनाने की पावर जैसे डिवाइड की हुई है, हमने जो ऊपर पढ़ा कि एक स्टेट लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट के मुद्दों पे केवल स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, यूनियन लिस्ट के मुद्दों पे केवल यूनियन गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट के मुद्दों पे दोनों कानून बना सकती है, ठीक है, रेजिडरी मुद्दों पे केवल यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है। तो जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं उसी तरीके से ही एग्जीक्यूटिव पावर भी अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग लगभग उसी तरीके से डिवाइड की हुई है। लगभग लगभग का मतलब यह हुआ कि हर बार सेम तरीका नहीं लगेगा, कुछ जगह पे अलग तरीके से भी डिवाइड की हुई है, लेकिन बाकी जगहों पे लगभग लगभग सेम ही है, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, लेजिस्लेटिव डिवीजन और एग्जीक्यूटिव डिवीजन ऑफ पावर सेम है। अच्छा जी। Thus, the executive power of the center extend to the whole of India। तो मैंने बताया था पहले भी जब हम लेजिस्लेटिव पावर पढ़ रहे थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कोई कानून बनाती है, केंद्र सरकार जब भी कोई कानून बनाती है, तो वो कानून पूरे भारत पे अप्लाई होता है। दैट पर्टिकुलर लॉ अप्लाइज टू होल इंडिया, होल ऑफ इंडिया। तो यहां पे भी वही बोल रहा है कि क्योंकि केंद्र सरकार का कानून पूरे भारत पे लागू होता है, तो केंद्र सरकार की एग्जीक्यूटिव पावर भी पूरे के पूरे भारत पे लागू होती है। कौन से मुद्दों पे, कौन से मुद्दों पे केंद्र सरकार की एग्जीक्यूटिव पावर पूरे भारत पे लागू होगी, वो भी इसने बताया है। टू द मैटर्स ऑन विच पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लेजिस्लेशन, दैट इज द सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट, एंड टू द एक्सरसाइज ऑफ राइट्स, अथॉरिटी एंड जुरिस्डिक्शन कन्फर्म्ड ऑन इट बाय एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट। तो क्या बोल रहा है कि साहब एक यूनियन लिस्ट मैंने बताई थी कि जिसमें जो मुद्दे लिखे हुए हैं उन पे केवल और केवल भारत की पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है। तो यूनियन लिस्ट के मुद्दों पे कानून भी पार्लियामेंट बनाएगी और उन मुद्दों पे एग्जीक्यूटिव पावर भी पार्लियामेंट ही काम में लेगी पूरे भारत में। और दूसरा हमने देखा था कि अगर पार्लियामेंट, अगर भारत सरकार, केंद्र सरकार किसी देश के साथ कोई ट्रीटी करती है, कोई एग्रीमेंट करती है, तो उनको अप्लाई करने की भी पूरी एग्जीक्यूटिव पावर किसको होगी? केंद्र सरकार को होगी, ना कि राज्य सरकार को। अच्छा जी। Similarly, the executive power of a state extends to its territory in respect of matters on which the state legislature has exclusive power of legislation। समझ गए? तो यूनियन लिस्ट में लिखे हुए सभी मुद्दों पे, संघ सूची में लिखे हुए सभी मुद्दों पे एग्जीक्यूटिव पावर जो है, कार्यपालिका की पावर जो, कार्यपालिका बोलते ना, हाँ, कार्यपालिका की जो पावर है वो पार्लियामेंट को मिलेगी, और स्टेट गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव पावर उन मुद्दों पे मिलेगी जो स्टेट लिस्ट में लिखे हुए हैं, यानी कि जो राज्य सूची में लिखे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। और तीसरी लिस्ट, दो लिस्ट हम पढ़ चुके, यूनियन लिस्ट में किसको मिलेगी हम देख लिया, स्टेट लिस्ट हमने देख लिया किसको मिलेगी। अब तीसरी जो लिस्ट थी कॉन्करेंट लिस्ट, दो लिस्टों में तो सेम चीज थी। यूनियन लिस्ट में लेजिस्लेटिव पावर भी, कानून बनाने की पावर भी सेंटर को मिलती थी, तो उसमें एग्जीक्यूटिव पावर भी सेंटर को मिल गई, ठीक। स्टेट लिस्ट में कानून बनाने की पावर भी स्टेट गवर्नमेंट को मिलती थी, तो उसमें एग्जीक्यूटिव पावर भी स्टेट गवर्नमेंट को मिल गई, ठीक है, दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है, तो उसमें दिमाग खराब नहीं होगा। लेकिन जो कॉन्करेंट लिस्ट में उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट में ऊपर क्या दिया हुआ था जब हम लेजिस्लेटिव पावर पढ़ रहे थे कि कॉन्करेंट लिस्ट जो है उस पे कानून स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी सेम मुद्दे पे कानून बनाएंगे तो सेंटर वाला कानून ज्यादा चलेगा, अच्छा, उसकी मान्यता दी जाएगी। लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें, यानी उस कानून को अप्लाई करने की पावर की बात करें, तो कॉन्करेंट लिस्ट के बनाए हुए कानूनों को एग्जीक्यूट करने की यानी अप्लाई करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। किसके पास होगी? स्टेट गवर्नमेंट के पास। नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ले सकती है, अदरवाइज कॉन्करेंट लिस्ट के मुद्दों पे बने हुए कानूनों की एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होगी? स्टेट गवर्नमेंट के पास, यानी कि राज्य सरकार के पास। In respect of matters on which both the parliament and the state legislature have power of legislation, that is, the subjects enumerated in the concurrent list, the executive power rests with the states। यानी कॉन्करेंट लिस्ट के मुद्दों पे एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट्स के पास में होगी, एक्सेप्ट when a constitutional provision or a parliamentary law specifically confers it on center। यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट के मुद्दों पे एग्जीक्यूटिव पावर हमेशा स्टेट के पास होगी जब तक कि
वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कोई या फिर पार्लियामेंट जो कानून बनाया वो उसमें स्पेशल ये लिखा नहीं जाए कि भाई इसकी एग्जीक्यूटिव पावर हम सेंटर को देंगे। स्पेशल आप लिखोगे तभी सेंटर को मिलेगी। अगर एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होगी इसके बारे में कानून में या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में कुछ भी स्पेशल नहीं लिखा तो किसको मिलेगी? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होगी कॉन्करेंट लिस्ट की? स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हु हैज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑन कॉन्करेंट लिस्ट, तो वहां पे अगर सिंपल सिंपल ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे एक दिया हुआ ऑप्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट, एक ऑप्शन में दिया हुआ स्टेट गवर्नमेंट, एक में दिया हुआ है बोथ, नहीं बोथ नहीं, एक में दिया हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक में दिया हुआ स्टेट गवर्नमेंट, एक में दिया हुआ है प्रेसिडेंट और एक में दिया हुआ है नन ऑफ द अबोव, तो वहां पे क्या चुनोगे? वहां पे चुनोगे सीधा सीधा क्या? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर स्पेशल क्वेश्चन पूछ ले कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑन कॉन्करेंट लिस्ट, एक में दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, एक में दे दिया स्टेट गवर्नमेंट, और एक ऑप्शन में ये दे दे कि नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट बट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो हैव द पावर टू एग्जीक्यूट ऑन कॉन्करेंट लिस्ट, और डी में दे दिया नन ऑफ द अबोव, तो वहां पे हम सी ऑप्शन चूज करेंगे क्योंकि वो ज्यादा प्रेसाइज ऑप्शन है। तो जनरली कॉन्करेंट लिस्ट के मुद्दों पे एग्जीक्यूटिव पावर होती है किसके पास में मित्रों? जनरली कॉन्करेंट लिस्ट के मुद्दों पे एग्जीक्यूटिव पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास में, लेकिन स्पेसिफिकली अगर कानून में लिखा हुआ हो तो फिर वो सेंटर को मिलती है। Therefore, a law on concurrent subject, though enacted by Parliament, is to be executed by the states, except when the Constitution or Parliament has directed otherwise. तो मैंने ये बताया था मित्रों पिछली क्लासों में जब हम पढ़ रहे थे कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में कि जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है वो कॉमन लिस्ट होती है। इस पे कानून स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और इस पे कानून सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने इस पे कानून बनाया कॉन्करेंट लिस्ट के किसी मुद्दे पे, तो उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? उस कानून को एग्जीक्यूट खुद स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी भाई साहब, क्योंकि उन्होंने कानून बनाया तो वही एग्जीक्यूट भी करेंगे। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया है कॉन्करेंट लिस्ट पे, तो उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? उसको एग्जीक्यूट भाई यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, सेंटर नहीं करेगी। लेकिन अगर उस कानून में ही ये लिख दिया, कानून में अगर रिटन है कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर के पास होगी, तो फिर उस केस में एग्जीक्यूट कौन करेगा? सेंटर करेगी। समझ गए? स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कौन करेगा भाई साहब? एग्जीक्यूट। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एग्जीक्यूशन की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी। ओके, तुमको पता है मैं बहुत धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। नेचुरली मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ जब मैं फ्लो में आ जाता हूँ, जब मैं मूड में आ जाता हूँ। लेकिन मैंने देखा कि भाई और लोगों की वीडियो को तो आप लोगों को, और मैं भी लगभग यही करता हूँ, और लोगों की वीडियो को तो 1.5 1.75x पे करके देखते हैं। लेकिन मेरी वीडियो जब मैंने खुद ने देखी तो मेरे को लगा कि इसको मुझे 0.75 पे यानी कम करनी चाहिए स्पीड, क्योंकि बहुत राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज में बोल रहा था। तो अभी मैं जानबूझ के अपने आप को स्लो मोशन में रखा हुआ हूँ किसी तरीके से रोक के, ताकि नॉर्मल मास्टर को जैसा सुनते हो वैसी मेरी भी आवाज़ तुम्हें सुनाई दे, ताकि तुम मुझे भी 1.5 पे देख के मजा ले सको। ओके चलो, क्या लिखा भाई? ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड द सेंटर। The Constitution has placed two restrictions on the executive power of the states in order to give ample scope to center for exercising its executive power in unrestricted manner. तो देखो यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है ना, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं मैं, दे दो भैया। यहाँ पे हम ये पढ़ने वाले हैं कि कुछ कानून जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, कुछ कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। नॉर्मली जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने यूनियन लिस्ट पे लिखे हुए किसी भी बात पे कानून जो बनाएगी, उसका एग्जीक्यूशन का पावर भी किसके पास होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होगा। स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट लिस्ट पे लिखे हुए किसी बात पे कानून बनाएगी, तो उसका एग्जीक्यूशन का पावर किसके पास होगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा।
लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि सेंटर कोई कानून बनाए और उसको वो एग्जीक्यूट करना चाहे, यानी उसको लागू कराना चाहे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसमें टांग लगाए। हो सकता है क्या? कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसे कि जो इनकम टैक्स है वो किसके अधिकार में आता है? उस पर कानून बनाना सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में आता है। इनकम टैक्स लॉ। अब मान लो कोई स्टेट ऐसी है जहां का कोई बड़ा नेता उसी की पार्टी शासन कर रही है, उसी की पार्टी, यानी इस स्टेट का मुख्यमंत्री मान लो या फिर कोई बड़ा नेता, मुख्यमंत्री मान लेते हैं ना, मुख्यमंत्री इस स्टेट का, उसने कोई घोटाला किया है ना, उसने इनकम टैक्स खाया है, ठीक है, इनकम टैक्स चुकाया नहीं, उसने ब्लैक मनी रखी है चीफ मिनिस्टर ने और घोटाला किया हुआ है। अब इनकम टैक्स खाया है तो भाई मुख्यमंत्री के आवास पे, उसके सारे जो घर है वहां पे सब पे क्या पड़ेगी? इनकम टैक्स ITO, इनकम टैक्स ऑफिसर की रेड पड़ेगी, है ना। रेड यानी छापा मारने जाएंगे ये लोग, क्योंकि इनकम टैक्स कानून में लिखा हुआ है, इनको बताया हुआ है कि जो भी इनकम टैक्स नहीं चुका है उस पर आप रेड मार सकते हो। अब इनकम टैक्स क्योंकि सेंटर का कानून है और इनकम टैक्स ऑफिसर रेड मारने जा रहे हैं उस कानून के हिसाब से, किस पे? CMO, चीफ मिनिस्टर ऑफिस पे, किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस पे, क्योंकि उनको लगता है कि इस चीफ मिनिस्टर ने ब्लैक मनी छुपा के रखी है। अभी मान लो ये चीफ मिनिस्टर, क्योंकि पुलिस जो होती है, पुलिस वो किसके अंडर में होती है? चीफ मिनिस्टर के अंडर होती है, यानी कि स्टेट के अंडर ही होती है। पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है और स्टेट गवर्नमेंट का हेड जो होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। तो ये चीफ मिनिस्टर अपनी पुलिस को फोन करके बोले कि यार वो इनकम टैक्स वाले ऑफिसर आ रहे हैं, उनको घुसने मत देना मेरे घर में। तो पुलिस क्या करती है? इनकम टैक्स ऑफिसर को पकड़ लेती है और पकड़ के गाड़ी में डाल के इनको थाने ले जाती है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ भाई कि सेंटर का एक कानून था, मित्रों, आप समझ रहे हो तुम? सेंटर का एक कानून था जो सेंटर ने बनाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, उसको लागू करवाने थे। इनकम टैक्स वाला कानून था, उसको लागू कराने के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर गए कहीं पे, उनको रेड मारनी थी। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था यहाँ पे ब्लैक मनी है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उनको इस कानून को एग्जीक्यूट करने से रोक दिया, है ना। तो एक तरीके से सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर में टांग लगा दी स्टेट गवर्नमेंट ने। और ऐसा ना हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने भी सोचा कि यार स्टेट गवर्नमेंट से टांग लगा सकते हैं। अब क्योंकि हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी है, तो उन्होंने हमेशा ये सोचा है कि कोई भी स्टेट सेंटर के काम में टांग ना लगाए। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीजें लिख दी गई कि कोई भी स्टेट सेंटर के काम में टांग नहीं लगाएगी। और वही चीजें यहाँ पे है जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्लेस्ड टू रिस्ट्रिक्शन ऑन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट्स, यानी स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर पे, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति पे यहाँ पे प्रतिबंध लगाया है संविधान ने। क्या लगाया है? इन ऑर्डर टू, क्यों लगाया? टू गिव एम्पल स्कोप टू द सेंटर फॉर एक्सरसाइजिंग इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन एन अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर। इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है राज्यों के कार्यपालिका शक्ति पे, ताकि जो केंद्र सरकार है वो अपने कार्यपालिका शक्ति को बिना किसी प्रतिबंध के उपयोग कर सके। जैसे अभी मैंने उस एग्जाम्पल में बताया कि इनकम टैक्स ऑफिसर बिना किसी रोक टोक के रेड जहां मारना चाहे वहां मार सके। Thus, the executive power of every state is to be exercised in such a way। तो ये बोल रहे कि साहब कोई भी स्टेट वाला है तो स्टेट वालों सुन लो। अभी जो उस एग्जाम्पल में तुमने पुलिस भेज दी थी, इनकम टैक्स वालों को उठा लिया था, तुम ऐसे काम मत करना। तुम अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को उसी तरीके से काम में लेना। किस तरीके से काम में लेना? कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है किस तरीके से काम में लेना कि as to ensure compliance with the laws made by the parliament and any existing law which apply in the state। यानी कि आप भाई स्टेट वालों ये ध्यान रखना कि पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाती है, जैसे यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट बनाया था, ठीक है, तो पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, जो बना रही है नया कानून या फिर पहले से बनाया हुआ है, जो कि आपकी स्टेट पे भी लगता है, क्योंकि इनकम टैक्स का लॉ सारी पूरे भारत पे लगता है तो इसी स्टेट पे भी लगेगा। तो आप उस कानून का पालन करना। ऐसा कोई काम मत करना जो आपको उस कानून का पालन करने से रोको, आप पार्लियामेंट वालों को, है ना। ऐसा मत करना, आप भी पालन करना और सभी से करवाना, ठीक है। तो आप अपनी एग्जीक्यूटिव पावर ऐसे उपयोग करना। अच्छा, एंड एज नॉट टू इम्पीड, यानी इम्पीड का मतलब टांग नहीं लगाना, और प्रिजुडिस यानी कि इसको होता है अन्याय नहीं करना, द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर इन द स्टेट। तो क्या बोल रहा है? पहली बात तो ये बोल रहा है, देखो पहली बात में तो इसने ये बोला कि पार्लियामेंट कोई कानून बनाए भाई साहब, तो पार्लियामेंट कोई कानून बनाए तो आप उसको मानना। पहली बात में तो इसको ये डायरेक्शन दे रहा है, जनरल समझा रहा है कि बेटा पार्लियामेंट अगर, मुन्ना स्टेट वालों को समझा रहा है ये कि मुन्ना पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाती है, पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, तो उसको तुमको सबको मानना है। उन्होंने बोला ओके। बोला मानना तो है, ये तो हमने पहली बात बोली मुन्ना, दूसरी बात हम और बोल रहे हैं
कि अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, उसको वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर उसमें काम में लेना चाहते हैं, तो उसमें टांग मत लगाना भाई, टांग मत लगाना अपनी, उसको इम्पीड मत करना, है ना, उसके एग्जीक्यूशन में अपनी टांग मत लगाना। तो एक चीज तो जनरल चीज है कि भाई मानना, मानने का मतलब जनरल। दूसरी में ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई टांग मत लगा देना, पार्लियामेंट वाले जाए तो, है ना, मतलब केंद्र सरकार कोई कानून को एग्जीक्यूट करना, उसमें टांग मत लगा देना। तो क्या लिखा हुआ है, वाइल द फॉर्मर लेज डाउन द जनरल ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट्स, द लेटर imposes a specific obligation on the state not to hamper the executive power of center। तो पहले वाला बोलता है कि साहब पार्लियामेंट जो कानून बनाए उसको मानना, ये तो एक जनरल ऑब्लिगेशन है सभी पे। और दूसरा जो है उनको स्पेशल बोल रहा है कि भाई टांग तो बिल्कुल भी मत लगाना, समझ रहे हो, टांग तो बिल्कुल भी मत लगाना। तो इसीलिए जो पिछले बार आपने देखा होगा जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था, तो कई स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी स्टेट की असेंबली में ये बिल पास कराया कि हम इस एक्ट को हमारी स्टेट में लागू नहीं करेंगे। तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? आपको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन मैंने स्पष्ट रूप से दिखा दिया, स्टेट ऐसा नहीं कर सकते। पार्लियामेंट अगर कोई कानून पास कर दे पूरे देश पे लागू करने के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट को वो लागू करना ही पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वो उसके खिलाफ नहीं जा सकते। और अगर चले जाए तो उस स्टेट में जो सरकार है, राज्य सरकार है, उसको बर्खास्त कर देगा प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट रूल वहां पे लगा देगा। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में इतनी पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बना दे तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उस कानून को लागू करने से मना नहीं कर सकती। अच्छा, ये कुछ आर्टिकल दिए, इनको याद कर लेना, मेन तो कर लेना आर्टिकल याद, ठीक है। हम नॉर्मल प्रोविजन समझते जा रहे हैं, आर्टिकल जो होते हैं वो याद करने पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे भाई, रटना मारने पड़ेगा ना, क्योंकि पीसीएस एग्जाम जो होती है ना, जो स्टेट पीसीएस, उनमें पूछ लेते हैं कई बार सीधा आर्टिकल का नाम देके उसके आगे पूछ लेते हैं कि कौन से किससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है। तो हमने एक ब्रॉडर सेंस में समझा है कि जो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक के, 256 से 263 तक के, उनमें एग्जीक्यूटिव पावर दी हुई है, लेकिन किसमें क्या दिया हुआ है वो भी तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है ना। अच्छा, in both the cases, the executive power of the center extend to giving of such direction to the state as are necessary for this purpose. The sanction behind these direction of the center is coercive and in nature. Thus, Article 365 says that where any state has failed to comply with or give effect to any direction given by the center, it will be lawful for the president to hold that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of constitution. It means that in such a situation the president rule can be imposed in the state under article 356। क्या बोल गया भाई साहब ये? देखो, एक तो 356 है, बहुत गजब चीज है, और एक है 365, 365, है ना, बड़ा गजब चीज है ये। देखो इसमें क्या बोल गया, जैसे मैंने बताया ना कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून बनाया हुआ लागू करवाना ही पड़ेगा, लेकिन कोई स्टेट गवर्नमेंट अड़ जाए कि भाई हम तो नहीं करवाएंगे, हम तो हमारी स्टेट में ये लागू नहीं होने देंगे, कर लो जो कर सकते हो, उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो, हम तो नहीं होने देंगे। तो फिर क्या उखाड़ेगी पार्लियामेंट? वो मान लो कानून लागू नहीं कर रही, स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है ना ना ना, कहती ना 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 ना, है ना, तो पार्लियामेंट बोलेगी, उसको डायरेक्शन देगी पार्लियामेंट, डायरेक्शन यानी कि बोलेगी भाई कर लो, निर्देश, हम तुमको निर्देश दे रहे हैं कि हमने ये कानून बनाया, तुम इसको लागू नहीं कर रहे, मना कर लो, कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले, लेकिन फिर भी बोला ना 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 ना। तो निर्देश देगी पार्लियामेंट, निर्देश देने के बाद अगर उसने पार्लियामेंट के निर्देश भी नहीं माने, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 365 में लिखा हुआ, मित्रों क्या लिखा हुआ, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को नहीं मानती है, या फिर उस कानून के द्वारा पार्लियामेंट को प्राप्त एग्जीक्यूटिव पावर को अप्लाई करने में टांग लगाती है, जैसे हमने देखा था वो इनकम टैक्स वालों को पकड़ा के थाने लगे थे, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट उनको निर्देश दे सकती है कि भाई आप ऐसा मत करो, आप अपना सिस्टम बंद करो और हमको काम करने दो। उसके बाद भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश नहीं माने जाते हैं, तो आर्टिकल 365 बोलता है कि उस स्टेट में प्रेसिडेंट आर्टिकल 356 के अंतर्गत प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, यानी कि वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको टाटा बाय बाय कांटा लगा के बर्खास्त कर सकता है। ये लिखा हुआ है किसमें? आर्टिकल 365 में। अच्छा, ये सिस्टम था, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ की ये एक डायग्राम था ना, ठीक है।
तो डायरेक्शन यहाँ पे जो ऊपर बात की गई ना, जो डायरेक्शन की, वो बात की गई है किन डायरेक्शन की, कि स्टेट का कानून, इस सेंटर का कानून लागू करवाने की डायरेक्शन, और दूसरा सेंटर का कोई कानून है उसके लिए एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर वाले काम में लेना चाहते हैं अपनी, लेकिन स्टेट वाले टांग लगा रहे तो टांग नहीं लगाने का डायरेक्शन। ये दो डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है। उसके लिए वो इनकम टैक्स वाला केस मैंने जो एग्जाम्पल बताया वो याद कर लेना। ओके, दूसरा देखते हैं सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट। ऊपर वाले डायरेक्शन तो स्पेसिफिकली कानून लागू करवाने के लिए थे, उसके अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है। ऊपर वाले डायरेक्शन में हमने देखा था कि सेंटर अगर डायरेक्शन दे स्टेट को कि भाई ये लागू करो कानून, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, और अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं मानती है तो उसका बहुत बुरा परिणाम होगा। स्टेट गवर्नमेंट को हटा के फेंक दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को उठा के फेंक दिया जाएगा। उसके बाद उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा और सदा सदा के लिए उस स्टेट को, उस गवर्नमेंट को जिसने ये टांग लगाया था, उसके सब के सब लोगों को उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डायरेक्शन दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। कौन कौन से डायरेक्शन है हम देखते हैं, चलो। In addition to the above two cases, the center is empowered to give direction to the state with regard to the exercise of their executive power in the following manner. कौन कौन से डायरेक्शन दे सकती है? The construction and maintenance of means of communication declared to be national or military importance by the state. कि भाई अगर स्टेट में, क्योंकि जो केंद्र सरकार है उसकी बहुत सारी संपत्तियां अलग अलग राज्यों में फैली हुई है। जो रेलवे हम देखते हैं, रेलवे लाइन देखते हैं, रेलवे के इंजन देखते हैं, रेलवे के डब्बे देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में तो खड़े होंगे। वो किसकी संपत्ति है? वो केंद्र सरकार की संपत्ति है। तो केंद्र सरकार डायरेक्शन दे सकती है कि साहब आप जो है, हम आपके राज्य से रेल की पटरी बनाना चाहते हैं, उसको मेंटेन करना चाहते हैं, और जो कम्युनिकेशन के मीन्स है, यानी कि टावर हो गए, और जैसे आजकल भारत नेट के लिए भारत फाइबर बिछाई जा रही है, वो चीज़ें हो गई, तो उनको जो है आप कंस्ट्रक्ट करो। यानी स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है कि हमारे लिए आप इनको बनवाओ, ठीक है, और इनको मेंटेन भी करो, यानी इनका रख रखाव भी करो। ये डायरेक्शन दे सकती है। लेकिन ये जो डायरेक्शन है वो एक ऑर्डर है एक तरीके से, यानी मानना ही पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। अगर नहीं मानेगी तो उसको उठा के बर्खास्त कर दिया जाएगा, समझा? आज तो किसके लिए ऑर्डर दे सकती है? एक तो रेलवे के लिए और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन दोनों को कंस्ट्रक्शन के लिए भी ऑर्डर दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके अलावा उनका मेंटेनेंस करने के लिए भी ऑर्डर दे सकती है, और वो मानना ही पड़ेगा। दूसरा, द मेजर्स टू बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज विद इन द स्टेट, यानी ना सिर्फ रेलवे की पटरियां बिछाने के लिए और रेलवे की बोगियां बनाने के लिए ऑर्डर दे सकती है, दे जरूरी नहीं है, दे भी सकती है, बल्कि रेलवे का प्रोटेक्शन करने के लिए भी डायरेक्शन दे सकती है। जैसे कई बार कई स्टेट गवर्नमेंट में दंगे वंगे होते हैं, वहाँ पे रेलवे की पटरियाँ उखाड़ दी जाती है, डब्बे जला दिए जाते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है कि भाई ये क्या हो रहा है, इनको कूट के भगाओ यहाँ से, है ना। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, पुलिस भेजती है, उनको जेल में डलाती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का इसमें हाथ हो कि खुद स्टेट गवर्नमेंट के नेता जो वहाँ पे शासन कर रहे हैं वो खुद ही दंगा भड़का रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पता चल जाए और उसको रुकवा भी नहीं रहे हैं, और वहाँ के लोग रेलवे की संपत्ति को तोड़ रहे फोड़ रहे हैं, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको डायरेक्शन देगी भाई इसको रुकवाओ, और वो नहीं रुकवाते हैं, तो फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? प्रेसिडेंट उस सारी की सारी सरकार को हटा के खुद का रूल लगा सकता है, और जब प्रेसिडेंट का रूल हो जाएगा तो फिर सब के सब स्टेट के सारे पुलिस वाले सब किसकी बात मानेंगे? प्रेसिडेंट की मानेंगे, तो फिर प्रेसिडेंट खुद उसको रुकवा लेगा। अच्छा, तीसरे नंबर पर, द प्रोविजन of adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of education to the children belonging to the linguistic minority groups in the state. तो देखो कई ऐसे ग्रुप है, ऐसे लोगों का एक समूह है जो कोई ऐसी भाषा बोलते हैं जो भाषा अब लोग भूल चुके हैं। उनके पुराने पुरखे वो भाषा बोला करते थे जब वो बहुत सारे हुआ करते होंगे, लेकिन अब वो बहुत कम रह गए हैं क्योंकि अधिकतर लोग उनकी कम्युनिटी के वो भाषा भूल चुके हैं। केवल कुछ लोगों को ही वो लैंग्वेज आती है। तो अगर अब आगे जो उनकी जनरेशन आएगी, आगे जो उनके बच्चे होंगे, अगर वो भी वो भाषा भूल गए, भाषा कैसे चलती है भाई, भाषा के चलने का सिस्टम क्या होता है? अब मैं जैसे हमारी भाषा की बात करूं, हमारी भाषा मारवाड़ी है, ठीक है, मारवाड़ी है। तो मेरे दादाजी और जो थे वो अपने मेरे पापा और से, है ना, उनसे पिताजी लिख दूं यहाँ पर, दादाजी से मेरे पिताजी से मारवाड़ी में बात करते तो मेरे पिताजी ने सीखी, ठीक है। अब मेरे पिताजी मुझसे मारवाड़ी में बात करते हैं, तो मैं मारवाड़ी सीखता हूँ। अब मेरे कभी कोई टावर टिकर होंगे तो उनसे मैं मारवाड़ी में बात करूंगा तो वो मारवाड़ी सीखेंगे, फिर मेरे टावर टिकर अपने टावर टिकरों से मारवाड़ी में बात करेंगे तो वो मारवाड़ी सीखेंगे, फिर वो उनसे आगे मारवाड़ी में बात करेंगे तो वो मारवाड़ी सीखेंगे। ये जब तक चेन चलती रहेगी तब तक
ये भाषा भी चलती रहेगी आगे तक, ठीक है। लेकिन मान लो एक एक जगह भी ये चेन टूट जाती है, जैसे मैं मेरे बालकों से मारवाड़ी में बात नहीं करूँ कि नहीं रे, मैं तो मेरे बालक को अंग्रेज बनाऊंगा, है ना, मैं तो मेरे बालक को अंग्रेज बनाऊंगा, इसको मारवाड़ी सुनने भी नहीं दूंगा, तो मैंने उसको मारवाड़ी भाषा सिखाई नहीं, तो उसने नहीं सीखी। अब उस बालक के जो बालक होंगे, बालक के जो टाबर होंगे, वो अपने टाबरों को भी नहीं सिखा पाएगा क्योंकि उसको खुद को नहीं आती। और ये चेन यहाँ पे जैसे ही ब्रेक हुई भाई साहब, ये चेन जैसे यहाँ पे ब्रेक हुई लैंग्वेज की, इसको खुद को आती नहीं तो इनको सिखा नहीं पाएगा, और फिर इसको भी नहीं आती तो ये आगे भी नहीं सिखा पाएगा, तो यहाँ पे ये लैंग्वेज खत्म हो जाएगी, ये पूरी की पूरी जो भाषा एक थी बहुत पुरानी वो खत्म। तो इसी के लिए सरकार ने बोला कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप है, यानी जिनमें थोड़े ही लोग बचे हैं, तो उनके बच्चों को आप उनकी भाषा में ही प्राइमरी एजुकेशन दो। प्राइमरी एजुकेशन जैसे मान लो थोड़े बहुत बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरा भाई है और मेरे भाई बंधु है, सब है ना, और पिताजी के थोड़े भाई भाई बंधु सब है, तो ये थोड़े बहुत लोग बचे हैं जो जिनको ये भाषा आती है। अब मैंने अपने बालक को नहीं सिखाई, ठीक है, लेकिन मैं रहता वहीं हूँ, तो बाकी ये जो लोग हैं बाकी मेरे भाई हैं, भाई लोगों के बालक है, उन वो मान लो उस जगह पे रहते हैं, मैं कहीं और रहने चला गया, तो उन लोगों को जो वहां पे एजुकेशन मिलेगी, क्योंकि वो ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आ जाएंगे। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मतलब वो लोग जो भाषा या आधार पे कम बचे हैं, उनकी भाषा कम बची है, उसको बोलने वाले कम बचे हैं, तो इनके बालक जो स्कूल में जाएंगे, तो फिर भाई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, जिस भी स्टेट में हम रहते होंगे, उस स्टेट को निर्देश दे सकते हैं कि भाई तुम ये बालक जो है इनको प्राइमरी एजुकेशन यानी पहली से लेकर 5वीं क्लास तक की एजुकेशन इनकी भाषा में ही लाओ, इनकी भाषा में ही दो, ऐसा ही मास्टर पकड़ के लाओ जो इनकी भाषा बोलता हो, ताकि ये बचपन में अपनी भाषा सुने तो उसको याद रखे, समझ सके, है ना। और फिर अगर ये 2 4 5 लोग और सीख जाएंगे इस भाषा को, तो फिर ये अपने फैमिली में औरों को भी सिखा देंगे, उनसे भी उस भाषा में बात करेंगे, तो फिर भाषा वो बची भी रहेगी, तो भाषा खत्म नहीं हो जाए, इसके लिए ये बनाया हुआ कि डायरेक्शन दे सकती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, the drawing up and execution of the specified schemes for the welfare of the scheduled tribe in the state। तो किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में अगर अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग रहते हैं, तो उनके लिए कोई स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है, तो उस स्कीम को लागू कराने का भी निर्देश किसको दे सकती है, वो स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट को वो निर्देश मानना ही पड़ेगा, मान्या ही सरसी। अरे 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 मतवाड़ा ढोला मान्या सरसी। तो अगर नहीं मानोगे तो क्या होगा, वही आर्टिकल 365 फिर से निकल के आ जाएगा कि भाई नहीं मानोगे तो हम प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। तो इस डर से स्टेट गवर्नमेंट मानती ही है, उनको मानना ही पड़ता है। तो ये है भैया, जहां तक जो है आदेश दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो ये अगला वाला टॉपिक है जिसका नाम है म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन, ये हम पढ़ेंगे कहाँ, ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में मित्रों, कल की क्लास इसी टाइम पे आएगी, रोज डेली जो क्लास आएगी, सुबह की क्लास आएगी 7 बजे, और रात की क्लास जो पॉलिटी क्लास आएगी 8 बजे, डेली फिक्स। संडे की हो सकता है मैं छुट्टी मार लूँ, लेकिन बाकी दिनों में आएगी ही आएगी, संडे को भी टाइम मिला डाल दूंगा, नहीं तो छुट्टी भी मार सकता हूँ। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे जो नंबर 1 लिखा हुआ है उसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, एंड देयर यू विल सी द होल प्लेलिस्ट वेयर यू विल फाइंड ईच एंड एवरी वीडियो रिलेटेड टू द पॉलिटी फ्रॉम नंबर 1 क्लासेस, फ्रॉम द नंबर 1 वीडियो till this video. Everything is included in that playlist, my dear friends. Thank you very much for watching the video. See you in the next video. Have a good night. If you're watching in daytime, then have a good day. Bye bye.